नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? शायद अच्छा ही होंगे, क्योंकि हम बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ आपके लिए। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस अष्टावक्र क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला आपके प्रति और भी बढ़ेगा और हम बेहतर फैकल्टी के साथ बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। हमेशा आपको इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लासें परमानेंट मिल रही होगी आरडी सर के द्वारा। आज आपके बीच में मैं राजस्थान जीके की क्लास लेके आया हूँ, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी करना और हमें सपोर्ट करना कि हम आगे और भी कुछ अच्छा कर सके आपके लिए। तो आपको मैं आज बता दूं कि मैं राजस्थान का इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक और सबसे मुख्य टॉपिक आपके सामने पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक से हर पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे कोई सा भी पेपर हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, आरएस लेवल तक, उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको मेरी तरफ से पूर्ण जानकारी हर टॉपिक के बारे में दूंगा, और अगर आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम और भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतिहास का मुख्य टॉपिक है। किसी भी स्थान या किसी भी राज्य, किसी भी देश का हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उसका इतिहास पुराने समय से शुरू करते हैं। जैसे सभ्यता होगी उसके बाद आगे टॉपिक चलते रहेंगे, मतलब प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। तो सबसे प्राचीन इतिहास के अंदर पहला टॉपिक आता है राजस्थान की सभ्यता है। सभ्यता का मतलब वो प्राचीन जिंदगी, उस जिंदगी के अंदर हमारे पूर्वज रहा करते थे। राजस्थान की सबसे मुख्य और राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को हम आज पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित सभ्यता है। इसके बारे में, इस सभ्यता के बारे में हर इतिहासकार शोध कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नए नए कॉन्सेप्ट इस सभ्यता से हर साल हमारे सामने क्लियर होते हैं। इस बार भी हम आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आने लायक है, वो भी इसके बारे में 1-2 टॉपिक है वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। किसी भी सभ्यता को शुरू करने से पहले उसका स्थान और उसका विकास के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो राजस्थान के सबसे उत्तरी हिस्से में पंजाब और हरियाणा और इधर पाकिस्तान, सबसे उत्तरी हिस्से में गंगानगर और हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील में एक टिल्ला है, और उस टिल्ले को हमने कालीबंगा सभ्यता नाम दिया है। कालीबंगा शब्द का अर्थ, सर्वप्रथम इस शब्द का क्या अर्थ है? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। काली चूड़िया बंगा पंजाबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ी। खुदाई के दौरान जब यहाँ के कारीगर खुदाई कर रहे थे और इधर बाहर टेंट लगे हुए उत्खनन करता बैठे हुए थे,
पुरातत्व। तो वो जब खुदाई करके बाहर आते थे तो बोलते क्या मिला, तो बोलते सर बंग मिली, बंग मिली, बंग मिली। तो उस बंग के आधार पर ही बंगा शब्द पड़ा, और बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। और आपको पता है कि हजारों साल जीवाश्म के रूप में जो चीज रहती है उसका रंग काला ही होता है। तो वो बंग थी, वो काली थी, तो बंग से चूड़ी हो गई, काली से काली रह गई, काली बंगा। आपको बता दिया मैंने कि ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और एक बात आपको बता दूं कि जो लोग, जैसे हम ही मान लो आज भी अगर हम कहीं पर नया घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि पानी, यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी है। तो यही सोच मेरे ख्याल से उस टाइम के आदमियों में भी रही होगी कि हम भी पानी के पास रह सके तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। इसलिए कोई भी सभ्यता, कैसी भी सभ्यता, छोटी से लेकर बड़ी, किसी न किसी नदी के किनारे विकसित जरूर हुई है। तो यह कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी चलती थी, सरस्वती नदी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी। वर्तमान में ये घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है, ये सब आपको भूगोल में हम जरूर पढ़ाएंगे। ये नदी आखिर में फोर्टोबास तक जाती है, पाकिस्तान के फोर्टोबास तक। वर्तमान में ये नदी लगभग विलुप्त सी हो चुकी है। यह राजस्थान की नदियों की श्रेणी में अंतः प्रवाह की नदी है। इस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने की। तो अब आपके दिमाग में यह कि सवाल आएगा कब की? तो 1952-53 में की। अब आपको एक थोड़ा सा संशय होगा कि कई किताबों में ये सन कुछ और देखने को मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल में गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार यही है। अब खोज तो अमलानंद घोष ने कर दी, 1952-53 में कर दी। तो अब इसका उत्खनन किसने किया? इसको खोदा किसने? उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल का मतलब ब्रजवासी लाल, और बीके का मतलब बालकृष्ण थापर। अब इसकी खोज 1952-53 में हुई, अमलानंद घोष ने की, उत्खनन किया इसका बीबी लाल और बीके थापर ने। तो कब किया? यह भी तो है ना, कब किया? तो इसका उत्खनन 1961-62 में किया। अब देख लो, स्थान हो गया, नदी हो गई, खोज हो गई, उत्खनन हो गया, अर्थ हो गया। अब इसके उपनाम, कोई भी चीज हो, राजस्थानी में कहते हैं उसका नाम ही क्या होता है, तो इसके उपनाम भी हैं। उपनाम, उपनामों की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक उजड़ी हुई सभ्यता थी। कुछ कच्चे घर थे, कुछ पक्के मकान थे, और यह सभ्यता ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की थी। इसलिए इसको दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। दीनहीन बस्ती। एक उपनाम और आता है प्राक हड़प्पा सभ्यता।
और दशरथ शर्मा ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार ही इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर भवन और रहन सहन इस प्रकार की लगभग उससे मेल खाने वाली जानकारी हमें इस कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। तो अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया। एक चीज इसमें रह गई है, समय काल। ये कब विकसित हुई, इसका समय काल। समय काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, इसका समय काल माना जाता है। ये सब मैंने आपको एक इस सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताई। कब की, किसने की, क्या कहा इसको, क्या उपनाम थे, उत्खनन किसने किया, कब किया, खोज कब की, किसने की, क्या अर्थ होता है इस नाम का, कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे हैं, ये सब मैंने आपको बताया। इस सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं उसकी लिपि क्या थी? जैसे हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार इस साक्ष्यों पर जो भाषा अंकित थी उसकी लिपि क्या थी? उस लिपि को हम सैंधव लिपि या गुस्तोपदन लिपि कहते हैं। गुस्तोपदन लिपि का मतलब हम जो लिखते हैं वो दाएं से बाएं लिख रहे हैं, इसको बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन अब आपको एक मैं नया कॉन्सेप्ट बता दूं। एक प्रोफेसर है बेडन महोदय, प्रोफेसर बेडन महोदय, उन्होंने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जो जिस प्रकार के पेपर आते हैं, टॉपिक इतिहास का दिया हुआ होता है, लेकिन इतिहास में से भी कुछ नया होता है वो पूछते हैं। तो बेडन महोदय ने इसको पढ़ने का दावा किया है। इसमें एक नोट है जो और बता देता हूं मैं आपको। यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित है। तो उस सरस्वती नदी को खोजने के लिए, उसके मार्ग को खोजने के लिए सरकार ने दो आदमियों की एक कमेटी गठित की है उस मार्ग को खोजने के लिए। वो है श्रीराम वडेर और हनुमंता राय। इन दो आदमियों ने सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने का काम चालू कर दिया है। जिस प्रकार से हमने आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान को उजागर करने का काम शुरू किया है, उसी प्रकार श्रीराम वडेर और हनुमंता राय ने इस नदी के मार्ग को खोजने का काम शुरू कर दिया। सारा मार्ग कुछ देख लिया, कहाँ हुई, सब कुछ देख लिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसको खोजने पर मिला क्या, क्या साक्ष्य मिले, इस सभ्यता में क्या साक्ष्य मिले जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि
यह ऐसी सभ्यता थी। तो वहां पढ़ते हैं साक्ष्य, कालीबंगा के साक्ष्य। इस सभ्यता में क्या साक्ष्य मिले? सर्वप्रथम साक्ष्य जो 1,00,000 बार पेपर में आ चुका है, इस सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत समकोण कटे हुए हैं, इसका हल समकोण कटा हुआ है। इससे हम ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर मिश्रित खेती की जाती थी। यव, गेहूं और चावल, यव, गेहूं और चावल। आपके दिमाग में शब्द आएगा यव, जो को प्राचीन भाषा में यव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यव कहा जाता है। इसके अलावा अगला साक्ष्य 7 हवन कुंड मिले हैं और उस हवन कुंड में अस्थियां मिली हैं। हवन कुंड मिले हैं और उसमें अस्थियां मिली है, यानी हड्डियां किसी पशु या मानव की। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहां पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था। बलि प्रथा का प्रचलन था और यहां पर एक तंदूरी चूल्हा मिला है। जो आप शादी में जाते हैं और वो इधर कॉर्नर में लगा होता है, वैसा एक तंदूरी चूल्हा मिला है। आजकल तो वो तंदूरी वाले चूल्हे थोड़े से इस विपत्ति के समय में लुप्त हो गए हैं। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि तंदूरी चूल्हे भी कालीबंगा सभ्यता के टाइम में भी थे। एक तंदूरी चूल्हा मिला है जिस पर पर्शियन मोहर अंकित थी। पर्शियन मतलब ईरान की मोहर। अब पर्शियन मोहर का चूल्हा मिला है, यानी वो चूल्हा ईरान से लाया गया है। तो हम इससे यह ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ के लोग ईरान के साथ व्यापार करते थे, यानी विदेशी व्यापार का भी प्रचलन था। इसके अलावा यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छिद्र पाए गए हैं। छिद्र, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का प्रचलन था। यह शल्य चिकित्सा, खोपड़ी के अंदर छेद, इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई, यहाँ पर शल्य चिकित्सा का प्रचलन था। तो शल्य चिकित्सा का प्रचलन था, तो चिकित्सा कोई न कोई रोग हो तभी हमें जरूरी है। हम अगर स्वस्थ हो तो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे, चिकित्सक के पास क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए कोई न कोई रोग था। अब खोपड़ी के अंदर छेद करना, इसका मतलब यहाँ पर जल कपाली रोग का प्रचलन था। उस टाइम किसी मनुष्य को जल कपाली, जिसको हम पूरा रोग भी कहते हैं, ये तो हमारी स्थानीय नाम है, जल कपाली है पूरा रोग। किसी न किसी रोग का एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। इस रोग का वैज्ञानिक नाम था हाइड्रोस्पेलिस। वर्तमान में जो हाइड्रोस्पेलिस रोग चल रहा है, हाइड्रोस्पेलिस रोग है जो चल तो नहीं रहा है लेकिन जो कहीं कहीं होता है, उस रोग का भी उस टाइम प्रचलन था। इसलिए यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जाती थी, खोपड़ी के अंदर छिद्र करके, मतलब खोपड़ी के अंदर पानी भर जाना या जल भर जाना, कपाड़ में पानी भर जाना, इसलिए इसको जल कपाली कहते थे। तो उस छिद्र को करके शायद पानी निकला होगा। इसके आगे हमें
वहां पर एक लकड़ी की खिलौना गाड़ी मिली, लकड़ी की खिलौना गाड़ी मिली। इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर काष्ठ कला का भी प्रचलन था। यहाँ पर भवन, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। यहाँ भवन, लोग रहते थे तो कहाँ रहते थे? किसी न किसी मकान या भवन में रहते थे। तो यहाँ पर भवन समकोण बने हुए हैं, यहाँ की गलियां भी समकोण कटी हुई है। समकोण भवन बने हुए हैं समकोण गलियों पर, लेकिन इनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते हैं। यहाँ पर लकड़ी की नालियां मिली है, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर जल निकासी का उचित प्रबंध था। जल निकासी का उचित प्रबंध था। हमें यहाँ पर ऊंट पालने की भी जानकारी मिली है। ईरान के साथ व्यापार, ईरान के साथ व्यापार ईरान और कलियुग के बीच में अगर व्यापार होता था तो किसी न किसी वाहन या किसी न किसी साधन के थ्रू ही होता था। तो यहाँ पर ऊंट पालने की जानकारी मिलती है, तो हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर ऊंटों से ईरान के साथ व्यापार होता था। बैलगाड़ी के साथ ऊंटों का भी उपयोग व्यापार में होता था। हमें यहाँ मनुष्य रहते थे, नदी के किनारे सभ्यता थी, पानी भी पीते थे, मकानों में रहते थे, खाने के भी हमें खेती की जाती थी यहाँ के लिए। यहाँ पर बीमारी में शल्य चिकित्सा की जाती थी, पानी निकालने के लिए नालियाँ थी, ऊंट भी पालते थे, खाने के लिए तंदूरी चूल्हा मिला है। तो यहाँ पर मनुष्य इस धरती पर जो आया है वो जाएगा, तो उस जाने पर हमें क्या साक्ष्य मिले? यहाँ पर युगमित समाधियां मिली। युगमित का मतलब युग, जोड़ा, हमें जोड़े से यहाँ पर युगमित समाधियां मिली हैं। युगमित का मतलब अगर कोई मनुष्य मरता है यानी किसी औरत का पति मरता है, तो दोनों एक साथ तो मरने के कम चांस होते हैं। और यहाँ पर युगमित दोनों की एक साथ समाधियां मिली है, तो इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था, वो अपने पति के पीछे सती हो जाती थी। यहाँ समाधियां हैं, युगमित है, और जो कब्रें हैं वो किस प्रकार की? यहाँ पर अंडाकार कब्रें मिली है। क्या मिली है? अंडाकार कब्रें मिली है। अब सभ्यता बच गई, अब हमने खोज की है तो इसका विनाश हुआ, ये नष्ट हो गई। उसके बाद भी हमने खोज की है, तो इसका विनाश कैसे हुआ? इसका लास्ट फैक्ट है इसका विनाश। इसका विनाश कैसे हुआ? अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि इसका विनाश कैसे हुआ, लेकिन सार्वभौमिक सत्य गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका विनाश भूकंप से हुआ है। किससे हुआ है? भूकंप से हुआ है।